मोक्ष, आत्मा की शांति या मुक्ति मिलना इंसान के जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, या फिर कहें कि सबसे जरूरी चीज। इसीलिए बहुत सारे रिचुअल्स किए जाते हैं किसी भी इंसान के मरने के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए। लेकिन बहुत सारी प्रेत आत्माएं, बहुत सारे जिस्म ऐसे होते हैं जिनकी आत्माओं को शांति नहीं मिल पाती। कहते हैं कि हम भले ही इन आत्माओं को ना देख पाएं, लेकिन ये आत्माएं, ये प्रेत हमें एक कॉर्नर पे बैठकर देख रहे होते हैं और मौका ढूंढ रहे होते हैं, एक कांटेक्ट, एक हिंट या एक लूप होल मिलने का, ताकि वो हमसे कांटेक्ट कर सकें। इससे पहले हम कहानी में आगे बढ़ें, एक छोटी सी रीत है वो पूरी कर लेते हैं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और पहली बार मुझसे कहानी सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे कहानियाँ लेकर के आऊँगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस पे और इंस्टा आईडी पे आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और मैं उसे अपने स्टाइल में यहाँ पर नरेट करूँगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौशल कामरा और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सरताज, जो कि श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में रहता है, उसकी कहानी। ये कहानी आज से 15 साल पहले शुरू होती है और इतनी सारी ऐसी चीज़ें इस कहानी में होती हैं जिसे सुनने और देखने वालों ने अपनी आंखों पर और कानों पर यकीन करने से मना कर दिया था। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं एक दिल दहला देने वाली कहानी की ओर। कहानी शुरू होती है आज से 15 साल पहले। सरताज, जो कि एक सीधा साधा पंजाबी फैमिली का लड़का था। इसके घर में इसके माता पिता, इसका बड़ा भाई, इसकी भाभी और ये 5 लोग रहा करते थे। सरताज की एक कपड़ों की शॉप थी जो बहुत अच्छी खासी चल रही थी। सरताज की वो खुद की शॉप थी, उसके भाई का अलग काम था और सरताज का बढ़िया काम चल रहा था। सरताज की दुकान इस शहर के एक एंड पे थी और सरताज के जो मोस्टली कस्टमर्स थे वो शहर के दूसरे एंड पर रहते थे। तो यार, काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होने की वजह से वहाँ के जो कस्टमर्स थे वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे और रास्ते में से ही कहीं से कपड़े ले लेते थे और बहुत ज़्यादा कस्टमर बेस उसका वहाँ का था। तो सरताज ने फैसला किया कि वो अपनी दुकान उठाकर उस एरिया में शिफ्ट कर लेगा। कुछ ही दिनों बाद सरताज दुकान देखने लगा और उसे एक दुकान मिलती है जिसमें वो अपनी शॉप को शिफ्ट कर लेता है। सरताज की उस दुकान पर काम चलने लगता है और काम बहुत अच्छा खासा चल रहा था। सरताज के बहुत सारे परमानेंट कस्टमर बन चुके थे जो सरताज से ही कपड़े लिया करते थे। लेकिन जिस दिन से सरताज ने दुकान खोली थी, 3 लड़के ऐसे थे जो सरताज से हर हफ्ते बहुत सारे कपड़े ले जाया करते थे और मज़े की बात यह थी कि वो बहुत कम बार्गेनिंग करते थे। अब जिस गांव की ये कहानी है वहां पर बहुत ज़्यादा जगह है नहीं आने जाने को, तो इतने सारे कपड़ों का वो हर हफ्ते क्या करते थे, ये बहुत डाउट वाली बात थी। लेकिन क्योंकि सरताज की सेल अच्छी चल रही थी तो सरताज ने भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचा। ऐसे करते करते वो लोग सरताज के बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त बन गए थे। वो घंटों सरताज के पास दुकान पे बैठे रहते जब दुकान पे कोई नहीं होता, या फिर सरताज को कभी कभी दुकान के बाहर भी मिलने लगे थे, हाय हेलो हो जाया करती थी। अब थोड़े समय बाद वो लोग सरताज को अपने घर पे ड्रिंक करने के लिए इनवाइट करते हैं और कहते हैं कि आज हमारे घर में पार्टी करते हैं और हम आराम से आपको घर छोड़ देंगे। सरताज नॉर्मली 9-10 बजे सुबह सुबह दुकान चला जाया करता था और रात में 8-9 बजे घर आ जाता था। आज के दिन सरताज उनके घर जाता है, पार्टी करता है और वो लोग 12-1 बजे के आसपास सरताज को घर छोड़ देते हैं। धीरे धीरे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। सरताज रेगुलरली उन लोगों के साथ रात में पीने बैठने लगा और बहुत लेट लेट घर आया करता था। सरताज ने बहुत बार उन्हें अपने घर पे भी इनवाइट किया, लेकिन वो सरताज के घर पे कभी भी नहीं आते थे। ऐसे ही एक दिन सरताज रात को पी करके अपने घर पे आता है। वो सैटरडे का दिन था। अगले दिन सुबह सुबह संडे को जब उनकी दुकान बंद होती है, सरताज अपनी भाभी के पास बैठा बातें कर रहा था। इन जनरल सरताज बहुत ज़्यादा हिसाब किताब अपने घर पे अपनी दुकान का देता नहीं था और बहुत ज़्यादा उससे कोई पूछता भी नहीं था, क्योंकि सरताज की वो खुद की शॉप थी तो बहुत ज़्यादा चिल माहौल था। लेकिन उस दिन सरताज ने बहुत सारी पर्चियां यानी पेपर्स पे लिखकर अपनी भाभी को सारा का सारा हिसाब दिया और बताया कि इन लोगों से इतने पैसे लेने हैं, इन लोगों को इतने पैसे देने हैं और पूरा का पूरा ब्यौरा दिया। सरताज के फैमिली वाले भी शॉक थे कि यार, ये इंसान जो अपनी दुकान के बारे में कुछ हमें बहुत ज़्यादा बताता नहीं है, आज इतना ज़्यादा हिसाब क्यों दे रहा है। लेकिन वो लोग नहीं जानते थे कि उनकी फैमिली के साथ कुछ बहुत ज़्यादा खौफनाक होने वाला था।
सरताज सुबह सुबह 10-11 बजे अपनी भाभी को हिसाब देकर के अपने घर से निकलता है। करीब 2-3 बजे के आसपास सरताज के घर पे एक खबर आती है कि सरताज ने ट्रेन के आगे आके सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है और उसमें सरताज की मौत हो गई है। सरताज की पूरी फैमिली शॉक में आ जाती है। वो बहुत ज़्यादा खुश मिजाज किस्म का आदमी था और कोई भी टेंशन नहीं थी। उसका दुकान अच्छी चल रही थी, उसकी फैमिली में टेंशन नहीं थी, उसकी फैमिली उसे शादी को लेकर कभी कोई प्रेशर नहीं डालती थी, उस पर ख़ुद का भी कोई बहुत ज़्यादा कर्जा नहीं था, सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा था। कोई भी रीज़न नहीं था कि सरताज सुसाइड करता। लेकिन थोड़ी देर बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और सारा कुछ क्लियर हो जाता है। सरताज के शरीर पे कोई भी धक्का मुक्की या छीना झपटी के निशान नहीं थे। उसकी बॉडी पर कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं था। इसका मतलब ये एकदम साफ हो चुका था कि सरताज ने सुसाइड किया है। सरताज की पूरी फैमिली शॉक में चली जाती है। उसके पास कोई भी रीज़न नहीं था सुसाइड करने का, फिर भी उसने सुसाइड की। उसकी पूरी फैमिली को ये समझ ही नहीं आ रहा होता कि सरताज ऐसा क्यों करेगा। लेकिन स्टिल अब सरताज वहाँ पर नहीं था तो इस बात का जवाब देने के लिए कोई नहीं था। उसी शाम को वो लोग सरताज का अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब अंतिम संस्कार के बाद अगले दिन सब लोग उसके घर पे हॉल में बैठे थे और एक बैठक लगी हुई थी। इतने में ही अचानक से उसकी भाभी बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव करने लगती है। उसकी भाभी का शरीर अकड़ने लगता है, उनकी आंखें लाल होने लगती हैं और फिर वो चीज़ होती है जिसे देखने वाले और सुनने वाले आज तक उसे याद कर डर जाते हैं। उनकी भाभी के अंदर से एक आदमी की आवाज़ आने लगती है और वो बहुत अजीब तरह से बात कर रही थी। उसकी भाभी मानसी के अंदर जो आदमी आया था वो और कोई नहीं बल्कि सरताज था। सरताज ने अपनी भाभी के शरीर में आकर के अपनी फैमिली को 2 बातें बताई जिसे सुनने के बाद उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पहली, सरताज ने बताया कि उसने सुसाइड नहीं की थी, उसे धक्का मारा गया है ट्रेन के आगे। दूसरी बात जिसे सुनने के बाद आप भी अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाएंगे, उसने बताया कि जिन लड़कों के साथ वो रेगुलरली ड्रिंक करता था वो ऑलरेडी मरे हुए थे। उन तीनों में से कोई भी जिंदा नहीं था, वो एक छलावा थे, भूत थे या प्रेत थे। सरताज ने बताया कि आप चाहे जाकर वहां पर पता करवा लो कि अगर मुझे सुसाइड करनी होती तो मैं ट्रेन के सामने आता, लेकिन मैं ट्रेन के सामने नहीं आया, मुझे ट्रेन के बीच में फेंका गया। सरताज की फैमिली वहां जाती है और आसपास के गांव वाले लोगों से पूछताछ करती है तो बात सामने निकल के आती है कि वहां कुछ लोगों ने सरताज को वहां पर खड़े हुए देखा था। अचानक से 2-3 डिब्बे क्रॉस होने के बाद सरताज डिब्बों के बीच में चला जाता है, यानी उसे किसी प्रेत आत्मा या ऐसे लोग जो किसी और को नहीं दिख रहे हैं उन्होंने धकेला था वहां पर। सरताज को यह बात मरने के बाद पता लगी थी कि वो तीनों लड़के प्रेत थे या आत्मा थे। शुरुआत में सरताज की फैमिली को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि सरताज का अपनी भाभी से बहुत ज़्यादा प्रेम था तो शायद उनकी मेंटल कंडीशन बिगड़ गई हो। लेकिन फिर एक बाबा को बुलवाया गया और उस बाबा ने कुछ अपनी तंत्र विद्या करके सरताज से बात करनी शुरू करी। उन्होंने सरताज से पूछा कि हम किस तरह से मान लें कि ये तुम ही हो। अब वो पॉइंट आता है जहां पर उस किरदार की एंट्री होती है जिन्होंने हमें ये कहानी सुनाई है। वो थे सरताज के बेस्ट फ्रेंड मयूर। मयूर उसी फैमिली के साथ वहीं बाबा के सामने बैठा था। सरताज उन्हें कहता है कि मैं 2 दिन पहले मयूर से मिला था और उससे मेरी एक बात हुई थी, आप इससे पूछ लीजिए। वो बताता है कि मयूर ने 2 दिन पहले उसके गले के एक लॉकेट के लिए पूछा था कि यार ये बहुत प्यारा लॉकेट है, ये आप कहाँ से लेके आए हो। और सरताज ने उसे बताया था कि उसके बड़े भाई ननकाना साहिब गए थे और वहाँ से ये लॉकेट लाए हैं। मयूर इस बात को कन्फर्म करता है कि ये बात उसकी 2 दिन पहले सरताज के साथ हुई थी। जैसे ही सबको ये कन्फर्म होता है कि वो सरताज है तो उसके माता पिता पागलों की तरह रोने लगते हैं। अब सरताज अपनी भाभी के अंदर आकर बहुत सारी चीज़ें बताने लगता है। वो बताता है कि उनकी फैमिली में एक लड़की है जिसकी 1 महीने बाद गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है, जिसकी एक्चुअल में 1 महीने बाद गवर्नमेंट जॉब लगी भी। उस लड़की का रिजल्ट आने का कोई भी चांसेस नहीं थे, कोई भी उम्मीद नहीं थी कि उसकी गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है, लेकिन उसने आकर के सच सच बताया कि 1 महीने बाद इस लड़की की गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। एक चीज़ होती है, आप लोगों ने अगर सुना होगा, पितृ होते हैं हमारे पूर्वज जो हमें छोड़कर जा चुके होते हैं लेकिन अभी भी इस वर्ल्ड में कहीं एग्जिस्ट करते हैं और वो हमारे अच्छे और बुरे वक्त में हमारे आसपास कहीं होते हैं। सरताज ने उन लोगों को ऑफर दिया कि आप लोग मुझे पितृ बना लो, मैं आपकी फैमिली में भाभी के अंदर आया करूंगा और जो जो सवाल आपको मुझसे पूछने हैं मैं बताया करूंगा उनके जवाब।
लेकिन उनकी फैमिली ने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि बार बार सरताज आता, वो उसकी आवाज़ सुनते या उससे बात करते तो फैमिली उसे भूल नहीं पाती और बहुत ज़्यादा रोती। सरताज ने एक और बहुत दिलचस्प चीज़ बताई जो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार सुनी है। सरताज ने बताया कि अभी उसके जाने का समय नहीं हुआ था, लेकिन उसे मार दिया गया, तो वो गंगा के किनारे सीढ़ियों पर बैठा है, लेकिन गंगा के अंदर एंटर नहीं कर पा रहा। उसकी आत्मा इसी तरह ही ना भटकती रहे, तो उसने अपने घर वालों से कहा कि उसकी याद में उनके घर पे एक बाबा रामदेव का जागरण करवाया जाए। बाबा रामदेव यानी राम सापीर, ये बहुत ज़्यादा पूजनीय हैं बीकानेर, गंगानगर, इस पूरी बेल्ट में। उसने कहा कि बाबा रामदेव का जागरण अपने घर में करवा लो और मैं उनके चरणों में चला जाऊंगा, और जब मेरा सही वक्त आएगा तो मैं गंगा में चला जाऊंगा। अब यहाँ पर भी एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। उसके घर वाले उसकी याद में बाबा रामदेव का जागरण रखवाते हैं। वो अपनी भाभी में प्रवेश करके वहीं बैठा हुआ था। अचानक से उस जागरण में एक सिंगर थे, संधू साहब। उन्हें हनुमान जी के भजन गाना बहुत ज़्यादा पसंद था और उन्होंने अचानक से हनुमान जी का एक भजन गाना शुरू कर दिया। सरताज अपनी भाभी के अंदर प्रवेश किया हुआ था और वह बहुत ज़्यादा भड़क गया उस सिंगर पे। उसने हनुमान जी के भजन गाने से उस सिंगर को मना कर दिया, क्योंकि वो एक प्रेत था और जहाँ पर हनुमान जी के भजन चलते हैं वहाँ पर प्रेत नहीं बैठ पाते। उसने बताया कि उसका शरीर टूटने लगता है जब हनुमान जी के भजन वहाँ पर गाए जा रहे थे, तो उस सिंगर को मना किया गया और फिर से बाबा रामदेव जी के भजन गाए गए। इस जागरण के बाद करीब सुबह सुबह 4 बजे सरताज अपनी भाभी के शरीर से निकल गया और बाबा रामदेव के चरणों में जाकर बस गया। आज तक नहीं पता लगा कि वो 3 प्रेत आत्माएं कौन थी जिन्होंने सरताज को मार दिया। क्या कारण था कि उन्होंने सरताज को ट्रेन के आगे धक्का दे दिया। जहाँ तक मेरा दिमाग कहता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप कोई गलत शॉप रेंट पे ले लेते हो या आप कोई गलत जगह के ऊपर से निकल जाते हो। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या हो सकता है? कौन थी वो 3 प्रेत आत्माएं जिन्होंने सरताज को मारने के बाद और किसी को शहर में, उनके पेरेंट्स को, उसके परिवार को, उसके दोस्तों को, किसी को परेशान नहीं किया? क्या वो 3 प्रेत आत्माएं सिर्फ सरताज के पीछे लगी थी? क्या वो दुकान रीज़न थी कि सरताज के साथ ये सब हुआ? क्या हो सकता है इसका रीज़न? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस पे और इंस्टा आईडी पे आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं और आपको कहानी पसंद आई है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वहाँ पर एक बेल आइकन दिखेगा, उसे प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे कहानियाँ लेकर के आऊँगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। चलिए, ख्याल रखिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। सायोनारा। हर हर महादेव।